बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी मैटर जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारी इन्वायरमेंट में, जिसका कोई वेट होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये एक स्पेस ले रहा है, इसका कुछ वॉल्यूम है, तो ये मैटर है। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है और उनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। और बुक में हमारी जो है वो 4 स्टेट्स को डिस्कस किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा स्टेट्स को। जिसमें से सबसे बेसिक जो हमारी डेली लाइफ में देखी जाती है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जैसे एक बर्फ है ना, जब वो बर्फ के फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है, सॉलिड होती है। जब वो पिघल जाती है तो वो वाटर बन जाती है जो कि लिक्विड है। और जब हम उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो भाप बन के, स्टीम बन के उड़ जाती है जो कि गैस की एक फॉर्म है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों जो स्टेट्स थी वो थी तो वाटर की ना, यानी वो चीज तो एक ही थी, वो मैटर या सब्सटेंस तो सेम ही था, लेकिन उसने अपनी स्टेट्स चेंज कर ली। इन तीनों स्टेट्स में प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। आपके बुक में ना ये बिल्कुल एक ड्राई पैराग्राफ की फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपके सामने ये बिल्कुल एक समराइज करके और डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिए हैं इनके सारी प्रॉपर्टीज को। आप अपने पास ना रजिस्टर वगैरह पे नोट डाउन कर लें कि अगर पेपर में आ जाए ना डिफरेंस, तो आप ये एज इट इज लिख सकते हैं। इसको डिटेल से तो हम अभी बुक से पढ़ेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज को। तो ये सब जो है वो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इन सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल से हम अपनी बुक से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ स्टेट आती है जो कि मैटर की क्या है, प्लाज्मा, जो कि एनर्जी की फॉर्म में होती है। जो हमारे ये फ्लोरेसेंट बल्ब्स वगैरह, लाइट है, जिनके अंदर एनर्जी, फोटोन, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, उसकी फॉर्म में हमें नजर आती है। फिर हम इंटरमीडिएट स्टेट्स को पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, दरमियानी स्टेट्स, यानी ऐसी स्टेट्स जिनमें जो सॉलिड और लिक्विड या फिर लिक्विड और गैस, इस तरह से 2 स्टेट्स जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो। दरमियानी स्टेट ना वो लिक्विड है ना वो गैस है, बल्कि दोनों की प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाई जाती है। तो उसमें हमारे पास 3 एग्जांपल्स भी दी हुई है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की, लिक्विड क्रिस्टल्स की, ग्राफीन की, जिनको हम अभी बुक से ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एज इट इज अपने पास नोट डाउन कर लें। तो आप सब अब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, हम बुक से डिटेल से अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर ना वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट हालतें जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है। मैटर क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है ना वो मैटर है, यानी हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें प्रेजेंट है ना वो मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। नॉन लिविंग चीजें, लिविंग बॉडीज जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सेल्स से मिलकर बने ना, लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है वो मैटर से मिलकर बने। जैसे ये बुक है, ये भी एटम्स, डिफरेंट और एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है, तो ये भी क्या है, मैटर है। तो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनमें वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इस तरह डिफरेंट उसकी फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस है, उसके बाद उस आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर बन जाती है, और उसको हम स्टीम देते हैं, जब हीट देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है। अब आइस में वो क्या थी, वो सॉलिड थी, वाटर की फॉर्म में वो क्या है, वो लिक्विड है, और स्टीम की फॉर्म में वो क्या है, गैस है। लेकिन ये तीनों चीजें एक ही चीज की, H2O, एक ही सब्सटेंस की क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी एक ही मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो आज हम उन्हीं स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो हमारी बुक में कहने हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है वो किससे मिलकर बनी है, वो मैटर से मिलकर बनी है और एनर्जी से। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ना वो 2 तरह की हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी है। एनर्जी जो है वो एक नॉन मटेरियल चीज है, यानी जिसको हम टच नहीं कर सकते और जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो इसमें मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, लेकिन आपको क्या मेरी एनर्जी नजर आ रही है, नहीं आ रही ना। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी ये मटेरियल चीज नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें एनर्जी के अलावा जिनका कोई वेट है, यानी वजन है, और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यानी उनकी कोई एग्जिस्टेंस है, उनकी कोई मौजूदगी है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। ये आपके पास ना मैटर की डेफिनेशन भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर ही आप देख लें, ये हाइलाइटर जो है, अब ये अगर मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ
तो ये एक ले रहा है ना, ये एक स्पेस ले रहा है, इसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस भी चाहिए, इसका एक वॉल्यूम है जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है हमारी इन्वायरमेंट में। और उसके बाद इसको अगर मैं वेट करूंगी चाहे 5 ग्राम ही सही, कम से कम ही सही, लेकिन इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना। तो कोई भी चीज जिसका कुछ वेट होता है और जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। लेकिन एनर्जी की हमारे इर्द गिर्द कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ना कोई वेट है, ना ही वो हमें नजर आती है। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी मटेरियल थिंग्स है ना वो डिफरेंट तरह की फॉर्म्स में होती हैं। अब मैटर की जो स्टेट्स है ना, जिसमें मैटर जो है वो क्या होती है, वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती है जिनमें मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब 4 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया गया है एवरीडे लाइफ में, जो इनको हम ऑब्जर्व करते हैं वो है, एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस और चौथी स्टेट है प्लाज्मा। ये चारों आपने ना नाम 4 स्टेट्स ऑफ मैटर के याद रखने हैं। उसके अलावा जो है वो और भी स्टेट्स होती है मैटर की, लेकिन वो हमारी डेली लाइफ में ना इतना यूज नहीं होती। डेली लाइफ में यही 4 स्टेट्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब जो हमने 4 स्टेट्स देखी ना, उनमें से 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत प्राइमरी यानी बहुत बेसिक स्टेट्स हैं, जिनको हम हर वक्त जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। और आप इनको बहुत छोटी क्लासेस से 7-8 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस लेक्चर को सुनना है ध्यान से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों स्टेट्स है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किस तरह? क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक चीज के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके दरमियान में जो फोर्सेस है ना, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के पास है, तो वो जो फोर्सेस है उनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके अलावा पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है, सॉलिड्स में डिफरेंट है, लिक्विड्स में डिफरेंट है और गैसेस में डिफरेंट है। गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स में जो है वो भी दूर होते हैं लेकिन इतना ज्यादा दूर नहीं होते एज कम्पेयर टू गैसेस। और जो सॉलिड्स है उनमें तो पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ होते हैं ना, उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि पार्टिकल्स बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, अब आगे एक एक को डिस्कस किया हुआ है। ये आपके पास गैसेस को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तक कह रहे हैं कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, वाइडली होते हैं बहुत ज्यादा, और अपार्ट कहते हैं हम दूर को, फार अवे, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। यानी ये नहीं है कि अगर एक दूसरे से फॉर एग्जांपल दूर है तो एक ऑर्डर में है कि एक मॉलिक्यूल ने इतना है तो अगला मॉलिक्यूल जो है वो उससे 1 सेंटीमीटर दूर होगा, इस तरह से कोई ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम पड़े होते हैं, किधर पड़ा है तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, मतलब वो रैंडम पड़े हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक है। क्यों वीक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना दूर हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना दूर होंगे तो उनके दरमियान की फोर्सेस क्या ही रह जाएंगी, तो वो एक दूसरे को कितना एक अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी अगर एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा है और दूसरा जो है वो इधर पड़ा है, तो इनके दरमियान की जो फोर्सेस है वो वीक ही होंगी ना। उसके अलावा वो कह रहे हैं इन सब फीचर्स की वजह से जो गैसेस है ना वो इजीली कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल क्या होता है? जिसको हम कंप्रेस कर सकें, जिस चीज को हम दबा सकें। तो गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस होती है, इनके मॉलिक्यूल्स इतना दूर दूर होते हैं, तो जब इनके बीच में इतनी स्पेस होती है तो हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने ना 3-4 बॉल्स रखी हैं, एक बॉल आपने इधर रख दी, एक इधर रख दी, एक इधर रख दी। अब ये जो बॉक्स है ना, फॉर एग्जांपल ये है गत्ते का बॉक्स है, अब इसके अंदर जो कार्टन है, अब इसके अंदर बहुत स्पेस पड़ी हुई है क्योंकि जो बॉल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। अब आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से प्रेस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर की जो चीज थी, मतलब बॉल्स थी, इनको आप मॉलिक्यूल्स समझ लें, तो वो इतना ज्यादा दूर पड़े थे, तो इसको आप कंप्रेस आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक और बॉक्स होगा जिसके अंदर आपने पूरा उसको बॉल्स से भर दिया है, उस बॉक्स को, उसके अंदर कोई जगह नहीं बची, कोई स्पेस नहीं बची। अब क्या आप इसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं जैसे आप इसको कर सकते थे? तो नहीं कर सकते ना। गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा कम होती हैं। डेंसिटीज का मतलब क्या होता है कि मैस पर वॉल्यूम, यानी एक चीज जो है वो एक जगह पे कितना मैस ले रही है, कितना वेट उसका मैस जो है कितना केजी में आ रहा है, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी। तो गैसेस की जो डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है, ये एक जगह में बहुत कम मैस लेती है, इसी वजह से हम हवा को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैस की डेंसिटी बहुत लो होती है। अब आगे लिक्विड्स को डिस्कस किया हुआ है इस पैराग्राफ में। वो कह रहे हैं कि लिक्विड्स जो है ना उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं। सही है, एक तो बहुत क्लोजली नहीं लेकिन क्लोजली अटैच्ड होते हैं। एज कम्पेयर टू गैसेस, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा एक दूसरे से क्लोज होते हैं, लेकिन वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इनके अंदर भी कोई इस तरह से फिक्स कोई अरेंजमेंट नहीं होती। इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से क्लोज जरूर होते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट क्या होती है, रैंडम होती है, यानी कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है।
उसके अलावा इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट, जिसको हम नोटिस कर सके। तो इनके दरमियान में एक प्रॉपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। अच्छा, लिक्विड्स को जो है वो कंप्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन इतना भी आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ना, लिक्विड्स ने भी थोड़ी सी स्पेस तो ज्यादा ऑक्यूपाई कर ली ना, तो कंप्रेसिबल है, लेकिन इजीली कंप्रेसिबल ये भी नहीं है, इनको भी आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और इनकी डेंसिटीज जो है वो गैसेस से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो है जितनी भी स्पेस में ये आते हैं तो ये थोड़ा सा मैस जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो इनकी डेंसिटीज गैसेस के मुकाबले में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। उसके बाद जो है वो सॉलिड्स को डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो वो कह रहे हैं कि सॉलिड्स जो है ना, इनके अंदर एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब कोई भी सॉलिड चीज होगी ना, उसकी शेप फिक्स्ड होगी। अब अगर आपने लिक्विड चीज है, फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे वो ग्लास की शेप में आ जाएगा, अगर आप उसको किसी बोतल में डाल देंगे वो उस बोतल की शेप में आ जाएगा, किसी बॉक्स में डाल देंगे उस बॉक्स की शेप में आ जाएगा। तो कोई फिक्स शेप तो नहीं है ना लिक्विड की, आप उसको जिस चीज में डालेंगे वो उस चीज की शेप में आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये सॉलिड है, अगर मैं इसको किसी भी बॉक्स में डाल दूंगी तो क्या ये उसकी शेप में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी एक डेफिनेट शेप है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। और इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, इंटर एटॉमिक, यानी इनके एटम्स के दरमियान, इंटर कहते हैं दरमियान, बिटवीन, तो इनके एटम्स के दरमियान और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज है ना अट्रैक्शन की, क्योंकि मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो पार्टिकल्स है ना सॉलिड्स के, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, क्योंकि जब दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं तो वो मूव कैसे कर सकती हैं? जब वो दूर दूर है तब तो वो इजीली मूव कर रही है ना, लेकिन जब बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए, जैसे अब आप अगर किसी रश वाली जगह में फंस जाएं जहां पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ लोग जुड़े हुए हो, तो वहां पे आपका मूव करना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अगर आप किसी खुले से ग्राउंड में फिर रहे हैं तो वहां पे तो इजीली कभी इधर मूव कर सकते हैं, उधर मूव कर सकते हैं, जिधर मर्जी मूव करें, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। लेकिन वो ऑसिलेट जरूर कर सकते हैं अपनी ही पोजीशन पे, यूं अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं, ऐसे अपनी पोजीशन पे ये वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन पे खड़े खड़े ये वाइब्रेट होते रहते हैं। अच्छा, सॉलिड्स जो हैं वो रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल है, आप इसको नहीं दबा सकते। मैं इस पेन को या मैं मार्कर को मैं यूं दबा के काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये सॉलिड है। तो जो सॉलिड चीजें होती है वो इनकम्प्रेसिबल होती है, आप उनको बिल्कुल भी नहीं दबा सकते, और वो रिजिड होती है, ठोस होती है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी ना सॉलिड्स को डिस्कस किया हुआ है, वो कह रहे हैं जो सॉलिड्स की डेंसिटीज है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि देखिए ना, अगर इतनी सी जगह में मैं गैस का मॉलिक्यूल्स डालूंगी इतने से वॉल्यूम में, तो वो कितना एक मैस ले लेगा, उसके 3-4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे गैस के, तो उसका तो मैस कम हुआ, तो डेंसिटी कम है, क्योंकि उसने उस वॉल्यूम में मैस कम लिया। लेकिन जब सॉलिड का एक मॉलिक्यूल आएगा तो वो तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगे ना, क्योंकि इतनी सी जगह में सॉलिड के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसलिए, और डेंसिटी क्या होता है, मैस पर वॉल्यूम, के एक वॉल्यूम में कितना मैस आ गया, कितना वेट आ गया, तो इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो इसका मैस ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। सॉलिड जो है वो वाहिद ऐसी स्टेट है मैटर की जिसको कोई भी कंटेनर नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए। अब आप वाटर को बगैर किसी कंटेनर के स्टोर कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं आप पानी को किसी भी चीज में ना डालें और वो स्टोर रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लेकिन और जो गैसेज है उसको सिलेंडर में या किसी चीज में जब तक स्टोर ना किया जाए गैस स्टोर नहीं हो सकती, लेकिन सॉलिड को किसी भी कंटेनर में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। आगे वो कह रहे हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न होता है ना, और वो रेगुलर पैटर्न ही रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जैसा इस तरह का पैटर्न है तो बस वही पैटर्न पूरे सॉलिड के अंदर यूं इस तरह का पैटर्न रिपीट होता जाएगा, एक जैसा पैटर्न रिपीट होता जाए, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। और कुछ जो है ना जिनके अंदर रेगुलर पैटर्न नहीं होता, एक ऐसे ही रैंडम पैटर्न होता है, उसको उनको कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली अरेंज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रेगुलर पैटर्न है ना जिससे वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनके पार्टिकल्स बिल्कुल परफेक्ट अरेंज होते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होता है उन्होंने।
अच्छा, इसकी वजह से वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनको बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक जो चीज बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में पड़ी हुई है ना, तो उसको तो उसके अंदर तो कोई स्पेस बची ही नहीं, तो उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो वो सबसे डेंस सब्सटेंसेस होते हैं। डेंस क्या होते हैं कि एक छोटे से वॉल्यूम में अगर बहुत सारी मैस डाल दिया जाए ना, उसको कहते हैं डेंस, यानी बिल्कुल एक ठूसी हुई चीज के एक छोटा सा अगर वो एक जितना भी वॉल्यूम है उसके अंदर आपने बिल्कुल चीज को ना ठूस दिया, डाल दिया, तो उसको कहते हैं डेंस। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास जो है वो सॉलिड का कंप्लीट हो गया पोर्शन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं, जो हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ना वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर है जो गैसेस से बनती है। जो गैसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम्स से बाहर निकल आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आयंस बन जाते हैं, यानी उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो आयंस बन जाते हैं। आप आगे चल के ना आयंस और आयनाइजेशन ये सब कुछ पढ़ेंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं आयंस, तो ये आयनाइज्ड होते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो जनरली मैटर की ऐसी फॉर्म नहीं है जो एग्जिस्ट करती है या हमें नजर है, ये भी इसी तरह है जैसे एनर्जी होती है ना, उसी तरह की फॉर्म है। जो बहुत ज्यादा एनर्जी कहीं पे आती है तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो हमारे पास जो प्लाज्मा वो भी मैटर की एक ऐसी स्टेट है जो जनरली हमें नजर नहीं आती। इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं। उनके अंदर मूव करने की जो एनर्जी होती है ना उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत स्पीड से मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से प्लाज्मा जो है वो लाइट और हीट वगैरह प्रोड्यूस करता है। अब प्लाज्मा जो है वो कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, यानी वो ट्यूब जो हम घरों में आम जो यूज हो रही होती है ना उसके अंदर एक स्पेशल गैस होती है। जब उस गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो गैस प्लाज्मा बन जाती है और फिर उससे जो है वो लाइट एमिट होती है। इस वजह से जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं जो घरों में बल्ब यूज होते हैं जिससे लाइट निकलती है, तो वो भी एक उसके अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उसके अलावा लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स जो वो वहां पे होती है ना जहाँ पे वेल्डिंग हो रही होती है, जो लोहार की दुकानें हैं जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, तो वो जो है वो लोहे के ऊपर कुछ मारते हैं और एक आर्क सी एक चिंगारी से निकलती है, तो वो भी जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म होती है। प्लाज्मा जो है वो क्या है, वो पार्शियली आयोनाइज्ड गैसेस से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर जो है ना वो गैसेस होती है और कुछ पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं, यानी आयोनाइज नहीं भी होते, इलेक्ट्रॉन सिंपल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो आयोनाइज होते हैं, इसलिए इसको पार्शियली आयोनाइज कहते हैं। पार्शियली कहते हैं हाफ, यानी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है कि हर पार्टिकल ही इसका आयन बना हुआ है, हर पार्टिकल आयन नहीं होता, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके अंदर और कुछ आयंस होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियली आयनाइज्ड गैस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही है ना, यहाँ पे यही डिस्कस हुआ पार्शियली आयनाइज्ड किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके अंदर आयंस भी हैं और उसके अलावा इसके अंदर फोटोन्स वगैरह भी प्रेजेंट है। फोटोन्स जो है ना वो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है ना और ये एक आयन है, ये दोनों जा रहे हैं, उनकी अगर आपस में हो जाए टक्कर, कोलाइड कर जाएंगे एक दूसरे से, तो इनके अंदर से निकलेगी क्या, लाइट। इनके अंदर से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी बहुत ज्यादा, और उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं फोटोन्स। तो प्लाज्मा के अंदर जो है वो फोटोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्लाज्मा डिस्कस हो गया। अब आगे जो है ना वो कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स को मैटर की डिस्कस किया हुआ है। इंटरमीडिएट क्या कहते हैं, दरमियानी, इंटर दरमियानी, मीडिएट भी मिडल, दरमियानी चीज को। तो दरमियानी स्टेट्स हैं, ये ऐसी स्टेट्स होती है जो सॉलिड लिक्विड गैसेस के दरमियान की स्टेजेस होती हैं, मतलब ये रेयर यूनिक कंडीशंस होती हैं। इसमें मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मिक्स होंगी, यानी लिक्विड जो है वो गैस, या तो लिक्विड और गैस की मिक्स प्रॉपर्टीज होंगी या लिक्विड और सॉलिड की मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, यानी ये मिडल की स्टेट्स होती है, ना ये लिक्विड होगी ना ये गैस होगी, मिक्स होगी या फिर लिक्विड और सॉलिड की मिक्स होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक हमारे पास एग्जांपल दी हुई है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की, एक लिक्विड क्रिस्टल्स की और ग्राफीन की। ये तीन एग्जांपल्स आपकी बुक में डिस्कस की हुई, अपने शॉर्ट के लिए भी याद रखना है इनको, कि किसी एक पे ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इनमें से। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, जब गैस को ना हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो है वो कंप्रेस किया जाता है, बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, तो वो ना गैस रहती है ना वो लिक्विड रहती है, बल्कि उसके अंदर दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या, हाईली कंप्रेस स्टेट्स होती हैं गैसेस की, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस की भी हैं और लिक्विड्स की भी हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस जो कि कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में, यानी जो कन्वेंशनल क्या होते हैं, नॉर्मल लिक्विड्स में
सॉल्वेंट्स कहते हैं ना लिक्विड पोर्शन को, तो नॉर्मल जो लिक्विड्स है ना, आम लिक्विड्स, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस मुश्किल से होते हैं या नहीं हो पाते, वो सुपर क्रिटिकल लिक्विड्स में हो जाते हैं। सही है, क्योंकि उनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, गैसेस की भी है, लिक्विड्स की भी है। इस वजह से इंडस्ट्रीज में केमिकल सिंथेसिस के लिए ज्यादातर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज किया जाता है। तो सुपर क्रिटिकल हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड बताया हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शन सिंपल सॉल्वेंट्स में नहीं होता, वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। उसके बाद ये नीचे ना आपके बुक में पिक्चर्स शो की हुई डायग्राम्स सॉलिड की, देखिए इसके पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली अरेंज्ड है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो है वो भी एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है, जैसे सॉलिड्स के तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है ना, लेकिन लिक्विड्स के जो है वो थोड़ा दूर दूर है और रैंडम पड़े हुए हैं, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है। और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर है ना, बिल्कुल एक दूसरे से, एक इधर है, बहुत दूर दूर है और बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है इनकी। अब नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट स्टेट हमारी बुक में डिस्कस की हुई है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक टाइम पर सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इनके अंदर जो है जो प्रॉपर्टीज है वो एक तो कन्वेंशनल लिक्विड्स, यानी कन्वेंशनल लिक्विड्स जो है वो नॉर्मल लिक्विड्स जो हम यूज करते हैं जैसे वाटर है, मिल्क है, नॉर्मल जो लिक्विड्स हैं, और उसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं यानी रेगुलर शेप वाले जो सॉलिड्स हैं, उनके दरमियान में जो इनकी प्रॉपर्टीज है उनके दरमियान में इंटरमीडिएट होती हैं, यानी इनके अंदर उन दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो कहाँ होते हैं, वो डिस्प्ले डिवाइसेस जैसे एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो हमारे टीवीज वगैरह की एलसीडीज होती हैं, उसके अलावा जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर्स में, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें जो हमें इमेजेस और वीडियोस नजर आ रही होती हैं, क्लॉक्स में या वॉचेस में जो हमारी घड़ियां होती हैं उनकी स्क्रीन होती है, और नेविगेशन सिस्टम यानी जो जीपीएस का या लोकेशन ट्रेस करने का सिस्टम होता है जहाँ पे हम मैप या डायरेक्शंस वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी हमें जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नजर आता है। तो हमें जो भी इमेजेस वगैरह नजर आती है ना स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर, तो वो किसकी वजह से होती है, वो इसी लिक्विड क्रिस्टल की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो है ग्राफीन की एग्जांपल। ग्राफीन जो है ना वो एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा जबरदस्त मटेरियल है जो कार्बन एटम्स की एक सिंगल ही लेयर होती है और वो एक हनी कॉम्ब की तरह, यानी जो शहद का छत्ता है ना उसकी तरह एक पैटर्न में अरेंज होती है। यहाँ पे मैं उसकी ना शेप अटैच करती हूँ, आपको नजर आएगा, हेक्सागोनल इसकी शेप होती है ऐसे शहद के छत्ते की तरह। तो ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, यानी इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और विड्थ दोनों हमें जो है वो शो हो रही होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की, लेकिन वो एक हेक्सागोनल पैटर्न में बिल्कुल एक हनी कॉम्ब की तरह, एक शहद के छत्ते की तरह एक पैटर्न में जो है वो अरेंज हुई होती है। अब ग्राफीन जो है ना वो टफ भी है, सख्त भी है, बिल्कुल टफ है सॉलिड, और एक तरह और एक ये फ्लेक्सिबल भी है। ग्राफीन जो है ना ये टफ भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है और ये लाइट मटेरियल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करने की, जो कंडक्टर होता है ना वो होती है रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस हम रुकावट को भी कहते हैं। और ये टफ और फ्लेक्सिबल कैसे है कि यानी कि सख्त भी और ये फ्लेक्सिबल भी है। अब जैसे ये वायर है, ये टफ तो है ना, मतलब ये एक सख्त सी वायर है, ये देखो यूं सख्त चीज है, ये एक वायर है, टच करने को मुझे पता चला है कि टफ है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है ना, मैं इसको मूव कर सकती हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर मूव हो रही है, ये क्या है इसकी, ये फ्लेक्सिबल है ना, मूव हो रही है। लेकिन अब ये पेन है, टफ तो ये भी है, सख्त तो ये भी है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो क्या इसकी शेप मूव हो रही है, नहीं हो रही। तो ये जो है ग्राफीन, ये टफ भी होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर जो नॉर्मली हम जो है वो इनकाउंटर नहीं करते, यानी ऐसे स्टेट जिनको हम यूजुअली जो है वो देखते नहीं है, अपने इर्द गिर्द हमें नजर नहीं आती, ना ही हमने कभी उनको देखा ना ऑब्जर्व किया, तो उनको कहते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी ये अनयूजुअल फॉर्म्स हैं जो नॉर्मल सॉलिड लिक्विड गैसेस से बहुत ज्यादा अलग होती हैं। ये स्पेशल लैब कंडीशंस या फिर स्पेस वगैरह में, खला में मिलती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसकी जो है ना वो एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं। एक है डार्क मैटर्स, यानी ये ना साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का ज्यादातर मैस क्या है, डार्क मैटर है, यानी वो हमें विजिबल नहीं होता, हमें नजर नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन जो है वो प्रेजेंट होता है और उसके अंदर वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, हमें नजर नहीं आता। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये एक स्पेशल स्टेट है जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर बनती है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर है ना वहां पे बनती है। इसमें एटम्स जो है आपस में कंबाइन होकर एक ही एटम की तरह बिहेव करते हैं, यानी ढेर सारे एटम्स मिलते हैं और वो कंबाइन होकर एक ही एटम की तरह एक्ट करने लगते हैं, इसको क्वांटम स्टेट भी कहते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियर मैटर है ना, न्यूक्लियर मैटर
ये जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, ये हाई एनर्जी के जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें ये इसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, क्वांटम स्पिन लिक्विड क्या होता है? ये एक रेयर स्टेट है, एक यूनिक स्टेट है, जिसमें मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, वो नॉर्मली ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, बल्कि वो स्पिन करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जो ना वो स्पिन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इस वजह से इसे स्पिन लिक्विड कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें।